ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के कहने पर सोल्जर्स कैप्टन पूरा पर लेजर कैनन्स फायर कर देते हैं। इन सभी लेजर कैनन्स का अटैक सीधा जाकर कैप्टन पूरा को डायरेक्ट हिट होता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्टन पूरा को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। अब कैप्टन पूरा उन सभी लेजर कैनन्स के अटैक को एब्जॉर्ब करके वापस सिटी पर ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर पूरी सिटी डिस्ट्रॉय होने लगती है। जहां जहां पर भी वो लेजर कैनन लग रही होती है वहां वहां तबाही हो रही होती है, और इस बीच हम देखते हैं कि कुछ लोग जान से मारे जाते हैं। वहां सिटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तकरीबन आधे से ज्यादा सिटी तो खत्म हो जाती है। अपने लेजर कैनन्स के अटैक को इस तरह से फेल हुआ देखकर प्रेसिडेंट तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। अब कैप्टन पूरा इन सबको चिढ़ाते हुए कहते हैं, जैसा कि आप सबने देखा हम लोग बहुत ही आसानी से पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जब वो वक्त आएगा तो तब तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी और तब ये अर्थ एक स्लेव्स प्लेनेट बन जाएगा। सो अब तुम लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो हमारे एफिलिएटेड प्लेनेट बन जाओ या फिर स्लेव्स बनो। कैप्टन पूरा की ये बात सुनकर लुओ फेंग, लीडर होंग और वॉरियर ली शन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उनका बस नहीं चल रहा था, वरना वो अभी यहाँ पर आकर कैप्टन पूरा को जान से मार डालते। तभी दूसरी तरफ कैप्टन पूरा इनसे कहता है, मैं तुम लोगों को 12 आवर्स का टाइम दे रहा हूँ, इन 12 आवर्स में तुम सब लोग सेफ रहोगे, लेकिन अगर इन 12 आवर्स के बाद हमें अर्थ के लीडर की तरफ से कोई भी आंसर नहीं मिलता है तो फिर हर घंटे हम एक बे सिटी को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। ऑफ कोर्स इसमें सिटी में मौजूद लोग भी शामिल हैं, और आप सब तो जानते ही हैं कि अगर सिटी डिस्ट्रॉय हुई तो फिर वो लोग भी मारे जाएंगे। कैप्टन पूरा ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मेरी इस ऑफर के बारे में गौर से सोचना। व्यू चेंज होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि रॉयल ऑफिस में होता है, और कैप्टन पूरा की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि हमारे पास सिर्फ 12 आवर्स बाकी हैं। वॉरियर ली शन कहते हैं, इस तरह की बातें करके वो सिर्फ हमारे लोगों को डराना चाहते हैं ताकि हमारे लोग डर जाएं और इनसे फाइट बैक करने से पीछे हट जाएं। और अगर एक बार नोलांसन क्लैन ने अर्थ को परचेज करने का प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया तो फिर अर्थ के प्रॉपर्टी राइट्स उनके पास चले जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर एफिलिएटेड प्लेनेट या फिर स्लेवरी प्लेनेट, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, बस वो हमारे लोगों को बहका कर अर्थ को हथियाना चाहते हैं। वॉरियर ली शन की ये बात सुनकर लुओ फेंग कुछ सोचता है और फिर गुस्से में उस सीनियर के पास जाता है और उससे कहता है, हम अर्थ को जल्द से जल्द खरीदने के लिए क्या कर सकते हैं। जिस पर वो सीनियर कहता है, अगर तुम इस किंगडम में किसी बड़े क्लैन से हो तो फिर इसमें कुछ वक्त लग सकता है, यानी कि तुम्हें 1 महीने तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर फेंग अपने मन में सोचता है, अगर ऐसा है तो फिर इस सूरत में एक ऐसा क्लैन जो कि नोलांसन क्लैन की तरह ग्रेट पावर रखता है, अगर वो इसे रिश्वत देता है तो फिर तो अर्थ को बाय करने के लिए उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये नोलांसन क्लैन वाले हमसे पहले अर्थ को बाय कर लेंगे, इसलिए मैं और वेट नहीं कर सकता, मुझे जो भी करना है अभी करना होगा। दोस्तों कहीं ना कहीं लुओ फेंग को मालूम हो जाता है कि जरूर ये बंदा बिका हुआ है, इसी वजह से ये हमारी हेल्प नहीं कर रहा और ना ही करना चाहता है। फेंग की ये सारी बातें वो बाता भी सुन रही होती है और वो उससे कहती है, 1 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। ये कहने के बाद वो जाकर उस वॉरियर को अच्छे से स्कैन करती है। लीडर होंग और वॉरियर ली शन भी ये देख रहे होते हैं। उसे स्कैन करने के बाद बबाता लुओ फेंग के कंधे पर आकर बैठ जाती है और उसके कान में कुछ कहती है, जिसके बाद फेंग बड़े ही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है और उस सीनियर से कहता है, किंगडम लॉज के अकॉर्डिंग एक नए मिलने वाले प्लेनेट को 30 दिन के प्रोसीजर के अंदर खरीदा जा सकता है, और ये अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसका कोई भी मास्टर नहीं है, तो फिर तो इसका प्रोसीजर बहुत ही जल्दी होना चाहिए, राइट। जिस पर वो सीनियर फेंग को कहता है, सॉरी मैं इस प्लेनेट का एक स्मॉल ऑफिशियल हूँ, मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी कि दोस्तों वो यहाँ पर सब कुछ जानने के बावजूद भी लुओ फेंग की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। उसको इस तरह से करते हुए देखकर वॉरियर ली शन को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं, और ये शील्ड साउंड प्रूफ भी होती है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो यहाँ पर जो भी बात करे वो किसी को सुनाई ना दे। ये देखकर वो वॉरियर काफी घबराने लगता है। तभी लुओ फेंग उससे कहता है, मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है, हम तुम्हारे अकाउंट की ट्रांजेक्शन हासिल कर सकते हैं, तो क्यों ना तुम्हारे अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और कन्वर्सेशन हिस्ट्री चेक करें कि तुमने क्या क्या कारनामे किए हैं। लुओ फेंग के ये कहते वो बात उस वॉरियर के सारे डाटा को उस वॉरियर के सामने स्क्रीन पर शो करती है, जिसे अपने सामने देखकर वो वॉरियर एकदम हक्का बक्का रह जाता और गौर से देखने लगता है, ये क्या है, इन लोगों ने मेरा डाटा कैसे निकाल लिया। फेंग उसके डाटा को चेक करते हुए कहता है, तुम्हारे डाटा को देखते हुए ये साफ मालूम हो रहा है कि तुम प्राइवेटली दूसरे लोगों के साथ डील्स करते हो। अगर मैं तुम्हारा ये सारा डाटा तुम्हारे सीनियर्स तक पहुंचा दूं तो मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटा सकता हूँ। लुओ फेंग की ये बात सुनकर वो वॉरियर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर कैसे इन लोगों ने मेरा डाटा कैसे निकाल लिया।
तभी दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, बोबाता ने मुझे बताया था, क्योंकि अब यहाँ पर सारे बैंक्स एआई के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर रेयरली ही कोई बड़े कस्टमर्स आते हैं। सो इसी वजह से डाटा को अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया जाता है और बोबाता के लिए इस शख्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसने तो बड़ी ही आसानी से इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। ये सारी बातें सोचने के बाद लुओ फेंग उस बंदे के पास जाते हुए उस पर काफी ज्यादा प्रेशर डाल देता है और कहता है, अब या तो तुम एडमिनिस्ट्रेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हो या फिर। इससे पहले कि फैंग कुछ बोलता हम देखते हैं कि उस वॉरियर के तो यहाँ पर पसीने छूट रहे होते हैं, उसके मुंह से कोई भी बात नहीं निकल रही थी। तभी फैंग कहता है, या फिर तुम जेल जा सकते हो। फैंग की ये बात सुनकर तो वो वॉरियर खुद को संभाल नहीं पाता और अपनी सीट से पीछे गिर जाता है और फिर खुद को संभालते हुए हाथ जोड़ते हुए कहता है, ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट है। नोलानसन क्लैन ने मुझे 100 मिलियन हीलियोंग कॉइंस दिए थे कि मैं उन्हें अर्थ को खरीदने के लिए जगह लेकर दूं, तो इसलिए मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर मैं किसी तरह से बहाना लगाकर उन्हें ये 100 मिलियन वापस भी कर दूं और उनका काम ना करूं, तो भी मेरी जान खतरे में होगी, वो मुझे मार डालेंगे। ये कहते हुए वो वहाँ सोफे के पीछे छुप जाता है। तभी लुओ फेंग उससे कहता है, 200 मिलियन, मेरे इस काम को 12 आवर्स में फिनिश करो, मैं तुम्हें 200 मिलियन हीलियोंग कॉइंस दूंगा। फैंग की ये बात सुनकर वो वॉरियर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी लुओ फेंग उससे कहता है, ये पैसे तुम्हारे लिए स्टार लेवल के गार्ड्स को खरीदने के लिए काफी हैं। तुम नोलानसन क्लैन की अथॉरिटी पावर से दूर रहना और अपनी पूरी जिंदगी एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारना। लुओ फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वॉरियर सपनों में खो जाता है कि वो इन पैसों के साथ क्या क्या करेगा। वो वॉरियर अभी यहाँ पर ख्याली पुलाव पका ही रहा होता है कि तभी लुओ फेंग उससे कहता है, अगर तुम मेरे इस प्रोसीजर को 1 घंटे में कंप्लीट कर देते हो तो फिर मैं तुम्हें 1 बिलियन हीलियोंग कॉइंस दूंगा। फैंग की ये बात सुनकर वो वॉरियर तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से भागते हुए लुओ फेंग के सामने आकर झुक जाता है और कहता है, मिस्टर लुओ फेंग, मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि ये काम 1 घंटे में होगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। उस वॉरियर को इस तरह से लुओ फेंग के सामने झुका हुआ देखकर और उसकी ये बात सुनकर वॉरियर लिशन कहते हैं, शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। ये बंदा भी वैसे बातों से मानने वाला नहीं था, ब्लैकमेल करने पर ही ये सही काबू आया। ये बात वो इशारों में कर रहे होते हैं, जिस पर लुओ फेंग भी हाँ में अपना सर हिला देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बोबाता भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि लुओ फेंग खुश तो बोबाता भी खुश। लुओ फेंग की खुशी से ही तो बोबाता की खुशी है। अब यहाँ पर ये वॉरियर लुओ फेंग के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्थ का सीन, जहाँ पर बहुत सारे लोग सड़कों पर निकले होते हैं और चीजों को तबाह कर रहे होते हैं। एक वॉइस ओवर से हमें पता चलता है कि 5 कंट्रीज के प्रेसिडेंट, मिलिट्री ऑफिशियल्स और साथ ही साथ जितने भी वॉरियर्स यहाँ पर हैं, वो सभी लोग वार गॉड पैलेस में एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहे होते हैं। और उसी दौरान अमेरिका और यूरोप में लोग मिलिट्री के अगेंस्ट होते हैं, जिसमें कुछ ग्रुप्स कह रहे होते हैं कि हमें नोलानसन क्लैन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें हाई लेवल सिविलाइजेशन से वार करनी नहीं पड़ेगी। और वहीं कुछ लोग इस चीज के अगेंस्ट होते हैं। मिलिट्री वाले इन सभी लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि काउंटडाउन में से 1 घंटा खत्म हो चुका होता है और वो वॉरियर लुओ फेंग के लिए अर्थ को बाय करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ फेंग काफी परेशान हो रहा होता है और वहाँ पर उस वॉरियर के आसपास ही चक्कर लगा रहा होता है। वॉरियर लीशन और लीडर होंग भी काफी परेशान होते हैं। लुओ फेंग तो यहाँ पर बार बार काउंटडाउन को देख रहा होता है। सिटीज में मौजूद बहुत सारे लोग सड़कों पर निकल आते हैं और एलियंस को बोल रहे होते हैं, यहाँ से दफा हो जाओ, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमारी अर्थ से दफा हो जाओ, हमारी अर्थ से निकल जाओ। यूजिन भी अपने फोन पर देख रही होती है कि काफी सारे लोग बोल रहे होते हैं कि हमें एलियंस के साथ मिल जाना चाहिए और बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं कि इन एलियंस के हाथों ट्रिक्ड मत हो जाना। ये नोलानसन क्लैन वाले हमारा अच्छा नहीं सोच रहे, बल्कि ये अपना फायदा देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस बात के अगेंस्ट होते हैं। अब हम मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में कमांडर लाउली को देखते हैं, जो कहते हैं, इस तरह के यूनिवर्स फाइटर्स के सामने जमीन एक बच्चे की तरह है जो कि उनकी ताकत के सामने रेजिस्ट नहीं कर सकती। उम्मीद है कि हमारे लीडर्स कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब हमारी सारी उम्मीदें उन्हीं पर हैं। इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है और हम देखते हैं जंगल का सीन, जहां पर कैप्टन पूरा और उसके काफी सारे सोल्जर्स फॉरेस्ट में आए होते हैं, उसी जहरीली गैस वाली जगह पर। उनका एक सोल्जर आकर उन्हें बताता है, इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ये पॉइजनस गैस जो कि इस माउंटेन बोल में से निकल रही है, ये हमारे यूनिवर्स लेवल के नाइट्स को भी मार सकती है। उस सोल्जर की ये बात सुनकर कैप्टन पूरा कहने लगता है, आखिर इस माउंटेन बोल का सीक्रेट क्या है? अर्थ के लोग भी इसके बारे में नहीं जान पाए। वो लोग इसे सिर्फ एंशिएंट सिविलाइजेशन रेलिक नंबर 31 कहते हैं। हमारे क्लैन के डेटाबेस में भी इस तरह की चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पता नहीं आखिर ये है क्या? ये कहने के बाद वो अपने एक सोल्जर से पूछते हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन रेलिक नंबर 1 का क्या सीन है? वहाँ की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? जिस पर वो सोल्जर उन्हें बताता है, इस रोबोट क्लैन के इस फाइटर जेट का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, जिस वजह से हम लोग अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। ये लोग यहाँ पर इन दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काउंटडाउन में 1 घंटे बाकी होते हैं और सिटीज में मौजूद लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम
लोग किसी न किसी तरह करके बच पाए। वहीं दूसरी तरफ यूजिन, मिलिट्री ऑफिशियल्स और बहुत सारे वॉरियर्स जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि क्या हम बच भी पाएंगे या नहीं। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो वॉरियर लुओ फैंग के लिए अर्थ को बाय करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रहा होता है और काफी देर तक यूं ही मेहनत करने के बाद वो कहता है फाइनली 3 आवर्स और 29 मिनट्स में मैंने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया। उसकी ये बात सुनकर लुओ फैंग खुश होते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे देखता है। वो वॉरियर कहता है मिस्टर लुओ फैंग, अर्थ के प्रॉपर्टी राइट्स अब आपके हैं। उसकी ये बात सुनकर वॉरियर लीशन और लीडर होंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं कि अर्थ से अंधेरा खत्म होने लगता है और वहां पर सूरज उगने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब लुओ फैंग क्या करेगा।